रिफ्यूज़ल्स के ऊपर, जो स्टूडेंट्स के सितंबर 2025 में रिफ्यूज़ल्स आए हैं, वो आगे उनको क्या करना चाहिए और क्या फर्दर सिनेरियोज़ हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ आ जाती है बीबीपी के करंट सिनेरियो के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के ऊपर। अब जिन स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स आए हैं, रिफ्यूज़ल्स आने से पहले आगे फर्दर स्टूडेंट्स के ना आए रिफ्यूज़ल्स या वो उन चीज़ों से बच सकें, हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स आए क्यों? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स के ऊपर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस में हैं और उसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ वो सिनेरियो हो जाता है तो फिर आगे आपने फर्दर क्या करना है। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के ऊपर, जो स्टूडेंट्स के सितंबर 2025 में रिफ्यूज़ल्स आए हैं, वो आगे उनको क्या करना चाहिए और क्या फर्दर सिनेरियोज़ हो सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ आ जाती है बीबीपी के करंट सिनेरियो के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के ऊपर। अब जिन स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स आए हैं, रिफ्यूज़ल्स आने से पहले आगे फर्दर स्टूडेंट्स के ना आए रिफ्यूज़ल्स या वो उन चीज़ों से बच सकें, हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स आए क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मैंने पहले बहुत दफ़ा हम कंसल्टेंट इस चीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं कि आप अपना जब भी कोर्स सिलेक्ट करो, आपकी कोर्स रेलेवेंसी मैच करनी चाहिए। आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपका वो यूनिवर्सिटी के हालात व वाक़ियात और उसकी रैंकिंग और उसके मामलात और उसमें कितना स्टूडेंट जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी कितना कैश दे रही है, उसको देखना भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब भी आप अपना यूके के लिए या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो कि अपने कोर्स की सिलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से देखता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो हमेशा अपने कोर्स को लेकर वो बड़ा पर्टिकुलर होता है कि मैंने ये पढ़ना है, मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ, मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है। मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स आए हैं और वो अच्छा लगता है कि हम वो जब स्टूडेंट खुद से आके बताते हैं कि मैंने रिसर्च की है, ये वाली यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लग रही है, ये मेरे कोर्स के साथ मैच करती है, इसके कोर्स मॉड्यूल्स ये हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप स्टूडेंट जा बन के जा रहे हो तो आपने फिर एक्ट भी उसी तरीके से करना है और आपकी रिसर्च भी उसी तरीके से होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इंटरव्यूज़ आए, ऑब्वियसली जिनकी रेलेवेंसी नहीं बन रही थी, जिनकी प्रोफाइल्स में लूप होल थे, लूप होल्स में फिर अगेन एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं और बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जब वो लूप होल्स थे तो वहाँ पर क्या होता था कि फिर स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू की तैयारी उस तरीके से नहीं कर रहे थे कि जिस तरीके से करने का मकसद था। ये आपका सादा कैश का वो आप कह लो कि जो आप दूसरे इंटरव्यूज़ देते हो, ये एम्बेसी का इंटरव्यू उससे काफ़ी हटकर होता है। यूके वीआई ने तो जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो आपसे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो उसको उसी टाइम पर क्रॉस चेक्स भी कर रहे होते हैं। तो आपने वो स्टूडेंट ने उस चीज़ की तैयारी नहीं की। अ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट जब तक वो सर पर चीज़ नहीं पड़ जाती तब तक वो वाले काम नहीं करता जो कि सीरियस लेने वाले होते हैं। ऑल्दो कुछ बच्चों ने की भी होगी, मैं वो वाली बात नहीं करी। लेकिन अगर आपका इनिशियल लेवल से आपने वो अपनी रिसर्च की होती, आपके मामलात होते, अब वीज़ा ऑफिसर को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट की जेन्युइननेस क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है। तो वो वाली चीज़ हो गई। अब खैर वो टाइम निकल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिफ्यूज़ल आ गया। रिफ्यूज़ल के बाद अब आगे के फर्दर सिनेरियोज़ क्या हैं? मुझे आया था स्टूडेंट की कॉल तो मैंने उनको बताया कि बेटा आप ना एडमिन रिव्यू कर लो। तो फिर वो एक हमारे यहाँ एक वो चीज़ डिस्कस होती है कि एडमिन रिव्यू का रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आता या एडमिन रिव्यू जो है वो फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं देता, तो उस टाइम में मीनव्हाइल में क्या करेंगे? एक मेंटल कैपेसिटी अगर हम बात करें किसी भी स्टूडेंट की, तो जब रिफ्यूज़ल आता है ऑब्वियसली वो ब्लैंक हो जाता है। उसने सोचा होता है बहुत कुछ जो कि सारा कुछ एक दफ़ा में वो नीचे चला जाता है। तो फिर उसकी सोचने की कैपेसिटी चली जाती है। लेकिन वहाँ पर बात ज़रूरत ये है कि आप ये देखो कि आप जिससे भी प्रोफ़ेशनल एडवाइस दे रहे हो, भले वो आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए दे रहा है। बिकॉज़ वो उस टाइम उस इमोशनल स्टेट में नहीं है, वो एक स्टेबल इमोशनल स्टेट में है, वो अपना काम कर रहा है और वो आपको ढंग का मशवरा दे रहा है। तो फ़ौरन-फ़ौरन ये नहीं करना होता कि आप जो है, जिसने आपको आसान रास्ता दिया, आप उस तरफ चले जाओ। या तो ये होता है आप कंट्री चेंज कर लो। अब कंट्री चेंज करने में पहले ये होता था कि साइप्रस, जो यूके रिफ्यूज़ल्स थे वो साइप्रस को होते थे, लेकिन साइप्रस का टाइम ड्यूरेशन ही इतना लंबा है, वहाँ पर स्टूडेंट को क्या कहे बंदा। और फिर जॉर्जिया की बात आती थी, अब जॉर्जिया में भी जो वो डिपोर्टिंग वाला सिस्टम चल रहा है, वो एक अजीब-सा सिनेरियो बन गया, तो वो भी नहीं दिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर रिफ्यूज़ल्स रेशियो यूके से कहीं ज़्यादा है। तो बात यूएस है, रिफ्यूज़ल रेशियोज़ है। तो हमारे पास ले दे के क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे अच्छे कंट्रीज़ में यूके बच जाता है। अब यूके में क्या करना है?
यूके में क्या होता है कि अगर आप एडमिन रिव्यू में नहीं जाते हो, तो फिर सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने अपने लिए फाइट बैक ही नहीं किया। ये एक परसेप्शन थी, ये एक उनका एनालिसिस था जो उन्होंने समझा और उन्होंने उस बिहाफ पे आपको रिफ्यूज़ल दे दिया। उसके बाद आपने उसको काउंटर क्या करना है, जब भी रिफ्यूज़ल आता है ना, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई होती है कि उन्होंने किन बिहाफ पे आपको रिफ्यूज़ल दिया है। तो अगर आप उसको और कुछ नहीं देखें, रास्ते तो वैसे भी बंद हो रहे हैं ना, वैसे भी मामला तो उस तरीके से नहीं है, फिर टर्की रह जाता है, मलेशिया रह जाता है, दुबई रह जाता है, ये या कुछ बच्चे सऊदी अरब भी चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हो जाती है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इन कंट्रीज़ की जगह पर आप मीनव्हाइल अपना साथ-साथ रिफ्यूज़ल्स को जो आपका आया है उसको एडमिन रिव्यू में करते हो, तो हाई चांसेस है कि आपका एडमिन रिव्यू जो है वो क्लियर हो जाए। आपने उस चीज़ को माना। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम इसको एक तरह से कह लें कि आपने अपना केस फाइट बैक किया है। जो वीज़ा ऑफ़िसर को लगा है कि आपने बातें की हैं, अगर आप एडमिन रिव्यू नहीं प पुट कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपने वो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली एंड यू आर ओके विद दैट। और फिर उसके बाद आप अगर यूके दोबारा भी अप्लाई करते हो, तो फिर वही वाली चीज़ है कि आपने वो एक्सेप्ट करके देन फिर आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो, तो किन बिहाफ़ पे कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, अब कंसल्टेंट जो होते हैं कुछ मैं हर किसी को तो नहीं कहूँगी ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि जी आप दोबारा एप्लीकेशन कर दें, कोई बात नहीं, हम दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करके कर लेंगे। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी जब आप चेंज करेंगे, तो जो उन्होंने रीज़निंग दी है, क्या आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकेंगे? फिर कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि ये मशवरा दे रहे होते हैं कि आप ऐसा करें कि आपका रिफ्यूज़ल हम छुपा लेंगे और उसके बाद फिर आपको आगे अब यूनिवर्सिटी के एंड तक तो आप रिफ्यूज़ल छुपा लेंगे, आप कैश ले लेंगे, बाद में आप वीज़ा कैसे विन करेंगे? वीज़ा तो उसी एम्बेसी से आया है ना। तो ये गलत मशवरे देना बंद करें और स्टूडेंट जो है इस चीज़ को होते हैं कि जी हम कहीं पे किसी चीज़ को छुपा लें और हम आगे को चल लें, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें जो छुपाने वाली होती हैं, वो छुपाने वाली होती हैं, लेकिन जो बताने वाली होती हैं, वो बताने वाली होती हैं। अब यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि आपने रिफ्यूज़ल कहीं पे भी किसी भी एम्बेसी से कभी भी छुपाना नहीं है। वहाँ पर आप 2 चीज़ें स्टेक पे कर रहे हो। एक तो आप अगेन अपना उस कंट्री के साथ आप एक तरह से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो फिर आप 10 साल के लिए बैन हो जाते हो। तो 10 साल का बैन वो ज़्यादा बेहतर है कि एडमिन रिव्यू में जाना बेहतर है। तो आप इस तरह के अपने साथ आग का खेल नहीं खेलना कि आपने ये वाला काम कर दिया कि ठीक है जी, अब यहाँ से रिफ्यूज़ल आ गया, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ, वहाँ से कैश लेके एम्बेसी में फिर वही होगा। तो जब आपने अपना एडमिन रिव्यू डाल दिया, आपका एडमिन रिव्यू एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, लेकिन ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाएगी कि आपका जो रिफ्यूज़ल था, आपने उसको फाइट बैक किया है एंड यू आर नॉट ओके विद द जो भी उन्होंने जजमेंट दी है उसके साथ। तो ये वाली चीज़ होती है, आपने उसके ऊपर खेलना है ताकि आप ज़िंदगी में कभी भी दोबारा अप्लाई करें यूके के लिए, तो फिर वो उनको पता हो कि जी ये एप्लीकेंट है जिसने अपने लिए एक स्टैंड लिया है, जिसने अपने लिए एक बात रखी है, जिसने हमारे जजमेंट को नहीं माना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ इस तरीके से करनी है रादर देन चीज़ों को छुपाने के और वो करने के, वो वाले काम में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। स्ट्रेट नो है। अब आप समझ लें मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, तो फिर उसकी रीज़निंग क्या हो सकती है? उसके बाद आ जाता है बीपीपी के ऊपर। बड़ा अरसा हुआ हम ये वाली बात कहते रहे कि बीपीपी की जान छोड़ दें और बीपीपी भी स्टूडेंट की जान छोड़ दें, लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स थे जिन्होंने 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख यूके करके उन्होंने पूरे शहरों के बिलबोर्ड भर दिए। ये चीज़ें कर कर के कि जी ऐसे चल जाए। जिस तरह के कोई ना अच्छी चीज़ नहीं की बाहर जो भी है स्टूडेंट्स के साथ। अब उसमें क्या था, अगेन अब ये हुआ क्यों बीपीपी के साथ? क्योंकि रिफ्यूज़ल रेशियो ज़्यादा थी। रिफ्यूज़ल रेशियो ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि कोर्स उसी तरीके के हर तरह का स्टूडेंट उठा के उन्होंने उधर डाल दिया। बाद में वही बात हुई जो होनी थी, स्टूडेंट्स के जब इंटरव्यूज़ आए हैं, तो इंटरव्यूज़ में स्टूडेंट क्लियर नहीं हुए और फिर बाद में रिफ्यूज़ल्स आ गए। हाई टाइम है, अभी भी बीपीपी के बारे में ये कहा जाता था कि इसका रिफ्यूज़ल नहीं आता, 3 दिन में वीज़ा आ जाता है। बहुत सारे मामलात थे, लेकिन अब अगर बीपीपी के साथ ये हुआ है, तो ये स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि यूकेवीआई अब आपके साथ अगर आप उनके साथ सीरियस नहीं है, तो वो आपके साथ सीरियस नहीं है। अगर आप अपनी स्टडी की जर्नी को सीरियस नहीं ले रहे हो और आप उसको बीइंग अ स्टूडेंट डील नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए आगे मुश्किलात हैं। तो यहाँ से सबक सीखने की ज़रूरत है और जो स्टूडेंट्स को अब अगेन उनके कैश विथड्रॉ हुए होंगे, उनके आगे रिफंड आने हैं, तो अपना दिल छोटा नहीं करना है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आगे भी अगर आपने अप्लाई करना है, तो अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत सोच समझ कर आपने देखना है और अपने कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से आगे डिसाइड करना है कि कौन-सा है। थोड़ी-सी मुश्किलात आ जाना अच्छी बात होती है अगर आपको बाकी आगे के लिए आसानियाँ हो रही हों।
वैसे भी वहाँ से डिग्री करके यूके में क्या ही आपका फ्यूचर था, उससे तो बेहतर है कि आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कर लें। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।